प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच ज़िया साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो एनेस्थीसिया माहिरीन हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, और हम लोग तो बड़ा ऐसे एक रूटीन समझते हैं, लेकिन माहिरीन का ना होना और चीज़ों का ख्याल नहीं रखना कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कितना मैटर करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे इस प्रोग्राम में। आपने बहुत ही एक जो सेंसिटिव टॉपिक है वो आपने सिलेक्ट किया है। मैं सबसे पहली जो बात करूँगा कि जब भी आप कोई सर्जरी के लिए कहीं पे आप मूव करते हैं आप सर्जन को ढूंढते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि जो सबसे अच्छा सर्जन हो हम उसको तलाश करें कि जिसकी रेप्यूट बड़ी अच्छी हो और जो बड़ा अच्छा सर्जन हो। लेकिन कभी बहुत ही कम जगह पे होगा कि वो लोग ये भी सोचेंगे जी उनको जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है जिसने बेहोश करना है और उसके बाद उनकी केयर करनी है, होश में भी लेके आना है अल्लाह के फजल से, और उसके बाद पोस्ट ऑफ एरिया में कि वो कौन है, क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको आइडिया नहीं होता कि उनका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है। तो मैं एक बात जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि सर्जरी में एरर का चांस होता है कि एक दफ़ा प्रॉब्लम होगी दोबारा आप सर्जरी कर सकते हैं, ब्लीड हो गई उसको आप रोक सकते हैं। जब आप एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास ज़ीरो एरर का मार्जिन होता है। हम अगर कोई थोड़ी सी भी अगर एरर करते हैं तो पेशेंट की लाइफ जाने का खतरा होता है। अच्छा, सो ये बहुत ही एक सेंसिटिव एक टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ना कि हमने अपने हमारा इब्तदाइया सुना होगा, उसके अंदर कुछ मैंने अहाता करने की कोशिश की, कुछ सदफ अब्दुल जब्बार ने बयान किया। आप ज़रा ये पहले बताइएगा कि एनेस्थीसिया के जो माहिरीन होते हैं उनका काम शुरू कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम ये आपको पता है वो फिल्मों में दिखाया था करते थे कि जी क्लोरोफार्म सुंघाया और बस बेहोश हो गया तो अल्लाह खैर सल्ला। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि बेहोश करना बल्कि उसके बाद उसकी निगहदाश्त और उसके बाद वापस होश में लाना, ये प्रोसीजर किस तरह का होता है, ये ज़रा बयान कीजिएगा। जी आपने काफ़ी हद तक तो पहले बयान कर दिया था। हमारा काम बहुत पहले शुरू होता है। अच्छा, जब पेशेंट एडमिट होता है तो हम उसकी केयर तब से करना शुरू करते हैं। उसको हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले दिया है कि हमने किस तरह का एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है कि किस तरह के एनेस्थीसिया में ये काम हो सकता है। जैसे आपने फरमाया था कि जो लोकल एनेस्थीसिया है, जो रीजनल एनेस्थीसिया है, हम रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको, उसके लिए पेशेंट की फिटनेस के लिए उसको एनेस्थीसिया देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या टेस्ट चाहिए होंगे, क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो सारे काम हम पहले करते हैं। जो पेशेंट जहाँ पे एडमिट होता है रूम में या वार्ड में, वो पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है तो हमारा काम बहुत पहले स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, जो पेशेंट को रिसीव करते हैं, पेशेंट की केयर वहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद अगर सर्जिकल टीम चली जाती है, हमारा काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हम पेशेंट को दोबारा होश में ला के उसके बाद उसको रिकवरी में या आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पे भी उसकी मॉनिटर उसको करना और उसकी केयर करना वो हमारे उसमें ड्यूटी में शामिल होता है। तो हमारा काम जो है बहुत पहले शुरू होता है और बहुत ही बाद में ख़त्म होता है कि हम पेशेंट को थ्रू आउट उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं उनको हम आईसीयू में ले जाते हैं, और आईसीयू में वो जितने दिन भी रहेगा वहाँ पे हमारी एनेस्थीसिया की टीम उसको केयर प्रोवाइड कर रही होती है, उसको लुक आफ्टर कर रही होती है, और उसकी क्रिटिकल केयर की जो उसकी सारी मैनेजमेंट है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ज़िम्मे होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये जो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं उनकी बड़ी कमी है, जिसकी वजह से वक्त पे ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या बहुत संगीन सूरत हाल हो गई, और क्यों है इन माहिरीन की कमी? जी इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे जब भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक एग्ज़ाम लिया तो उसमें हमने बहुत सारे जो है तो FCPS क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और MS क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो जहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे जॉब ना मिलने की वजह से वो ब्रेन जो है ना बाहर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग बाहर मूव कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एक ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, उसकी जो पेमेंट है उसका कोई फार्मूला तैयार नहीं है। अच्छा, तो उसको अंडर द टेबल पे किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो, आप इतनी जो आप जिस सिचुएशन में आप पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेशेंट क्रिटिकल होता है, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको जो पेमेंट मिलती है वो उस हिसाब नहीं होती। अच्छा, जो डॉक्टर साहब मुझे ये फरमाइएगा कि अंडर द टेबल पेमेंट का मैं समझा नहीं, ये व्हाट डज दैट मीन? जी इसमें ये है कि देखिए अब ये है कि अब हमें बहुत सारी जगह पे जो है ना
वो तो एक फार्मूला जो एक तय है कि जी 1/3 ऑफ द सर्जन फीस शुड बी पेड टू द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कि जो सर्जन की फीस सपोज के जी 90,000 है तो 30,000 शुड बी पेड टू द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जो अंडर द टेबल है वही है कि वो देख लेंगे जी कि किस बंदे को बुलाया कि यार ये कम पैसे लेता है, इसको 5,000 या 10,000 देंगे तो ये काम कर देगा। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक होती है और इसमें लोग फिर जो इतनी मेहनत करते हैं वो कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में, तो वो फिर यहाँ से काफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर तो बाहर चले जाते हैं कि वहाँ पे एक ड्यूटी करेंगे और उनको बड़ी हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, तो इसलिए फिर यहाँ पे काम करना थोड़ा सा वो नामुनासिब समझते हैं। और यही वजह हमारी इसकी सबसे बड़ी वजह कि यहाँ पे वो ड्यू राइट भी नहीं है और जॉब्स भी नहीं है। इस वजह से लोग जो है ना यहाँ पे शॉर्टेज है और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वैसे जो शॉर्टेज है ये ग्लोबल शॉर्टेज है एनेस्थीसिया की, अच्छा, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही एक सेंसिटिव फील्ड है, तो लोग इसमें जाने से अवॉइड करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब अभी ये जो आपका हॉस्पिटल है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें कितने नंबर है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का? जी अगर मैं उसके जना हॉस्पिटल की बात करूं तो वहाँ पे हमारे डेली के तकरीबन 150 से 200 करीब सर्जरीज होती हैं। अभी मैं रिसेंटली मैंने दोबारा दरमियान में कुछ गैप के बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो उसकी सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे जो एनेस्थीसिया पर्सनल है जो क्वालिफाइड है उनकी बहुत कमी है। यानी हमें अगर 4 ऑपरेशन थिएटर हमारे जो है ना वो रन कर रहे हो, 4 टेबल हम रन कर रहे हो, उसमें हमारे पास हार्डली 2 या 3 लोग होते हैं और बाकी हम सीनियर और जूनियर मिला के हम उसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो लेकिन तो फिर इधर हमें चाहिए होता है कि ये तो उधर से उधर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बंदा जो है ना 4 टेबल पे दौड़ रहा होता है। अब तो उसमें तो डॉक्टर साहब अगर किसी का वेट से मुतालिक मिस कैलकुलेशन हो जाए, डोज से मुतालिक मिस कैलकुलेशन हो जाए तो इट कैन बी फेटल। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही बात है कि जो क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हैं हम उसकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है। आप विल यू बिलीव कि हम 6 घंटे के बच्चे से लेके 120 साल की एज तक पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया हमने। तो अब उसमें जो चीज़ है वो जो लोगों में एक जो मिथ होती है कि डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये ऑपरेशन या सुंगाते हैं या बेहोश करते हैं, तो एक एक चीज़ कैलकुलेटेड होती है और बड़ा बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है। अब आप देखिएगा कि जो 6 घंटे का बच्चा होगा उसको अगर आपने 6 ml या 5 ml फ्लूइड आपने अगर ज़्यादा दे दिया है तो उसकी तो डेथ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये चीज़ है ना बड़ी बहुत ही सेंसिटिव होती है, जी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी ये जो शॉर्टेज है ना इसको ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए तो इस पे जो है ना थोड़े से संजीदा गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो आप जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हमारे साथ थे।